हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम आज हम देखेंगे जो कि कंबाइंड स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टेक्निक्स को मिलाकर अगर आपको डेटा दिया है, स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, तो आप कैसे एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि CSIR नेट की हैं वो मैंने सॉल्व करी हैं। मेरे हिसाब से 2019-20 तक मैंने 2011 से 19-20 तक सारी सॉल्व करी हैं। उन्हें देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा, उन प्रॉब्लम्स के अलावा कैसे अप्रोच करते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट बुक से उठाकर भी मैंने प्रॉब्लम और तरीका बताया हुआ है। लेकिन मैंने कई बार अपने चैनल पे कमेंट देखे हैं कि पाविया एंड लैम्पमैन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंबाइंड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवा दीजिए। देखिए, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल उनके अगर वो ये कहें तो ये तो बात समझ में आती है कि करवा दीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लगभग सारी की सारी प्रॉब्लम्स के आंसर तो उन्होंने दिए ही होते हैं, आपने सिर्फ उनको मैच कराना होता है। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, क्योंकि पूछा गया है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये पहली प्रॉब्लम मैंने पाविया एंड लैम्पमैन से ही उठाई हुई है और उस बुक में ये शायद सॉल्व भी करी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन, हालांकि उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड तरीके से या जिस मेथड से उन्होंने किया हुआ है तो कई बार वो लेंदी भी हो जाते हैं और अननेसेसरी भी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको एक ये मास स्पेक्ट्रम दे रखा है, जहां पे पीक आपकी 102 पे भी दिखा रखी है, 57 पे भी दिखा रखी है और 29 पे भी, राइट। और ये कहता है द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड शोज ओनली वन एंड एब्जॉर्प्शन। तब की यूवी दिया नहीं है, तब यूवी दिया नहीं है तो फिर इसकी बात करना ही बेकार है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है बेस्ड ऑन द 4 स्पेक्ट्रम गिवन। ये पहले मास स्पेक्ट्रम है, इसके बाद ये IR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। देखिए मास का तो मैंने बता दिया, IR में देखिए देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पे इन्होंने एक लेबल किया हुआ है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे। काफी शार्प, आप देखेंगे शार्प पीक है, पॉइंटेड भी है और काफी स्ट्रॉन्ग बैंड है ये है। पहले मैंने पीक कहा, फिर मैं बैंड कह रहा हूं। पॉइंटेड है इसलिए मैं इसको इन्वर्टेड पीक कह दे रहा हूं, जैसे, क्योंकि ये उल्टी की तरफ बनी हुई है, जैसे NMR में ऊपर खड़ी होती है, नीचे की तरफ है, बैंड आते हैं यहाँ पर। काफी शार्प है और स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रांसमिटेंस सिर्फ 10 आ रहा है इसका, यहाँ पे आप देखेंगे तो एब्जॉर्बेंस इसका लगभग 90 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग पीक है। और 1700 के पास कभी भी इस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग बैंड आता है ना बॉस, तो वो होता है कार्बोनिल का। अब प्रॉब्लम यह है कि यार कार्बोनिल तो कई जगह होता है ना। कार्बोनिल आपका एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, एसिड्स में और सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स में होता है। लेकिन चलिए आपको एक आइडिया मिल रहा है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप है। इसके अलावा कुछ और इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ है। लेकिन मेरे मतलब कि एक पीक जो यहाँ पर, जो पीक, सॉरी बार बार पीक कह रहा हूं, उसको बैंड कहना चाहिए। मेरे मतलब का जो एक बैंड और यहाँ पे नजर आ रहा ना, वो ये कहीं 1200 के आसपास, देखिए ये 1200 के आसपास है। और ये भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, उतना शार्प तो नहीं है जितना ये था, लेकिन ये उतना, ये वाला भी मतलब लगभग शार्प ही है, इसको भी आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग भी है। और आपको मालूम है कि 1100 से इवन 1050 से लेके 1250 तक जो है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग दिखाता है। तो इस यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो कुछ भी हमको दिया हुआ है, राइट, तो उन दिए हुए में ये वाली जो पीक आपकी है, ठीक है, तो ये वाला जो बैंड है, सॉरी पीक फिर कहता हूं, ये है कार्बोनिल का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का। तो एक चीज यहां से एक रफ आइडिया लग रहा है कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, तो ये एसिड हो सकता है, यह एसिड का कोई डेरिवेटिव हो सकता है। क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता हो। बाकी ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पीक नहीं है। ये वाला जो आप 2900 के आसपास देख रहे हैं, ये तो CH की स्ट्रेच है। अगर आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरी फॉलो करे हैं लेक्चर, तो वहां मैंने बताया हुआ है कि ये CH की स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज समझ में आ रही है। अब देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर अगली स्लाइड में चलते हैं, तो ये प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम दिया है। इसमें भी देखिए इन्होंने कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं दे रखा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आइडिया आपको नहीं लगेगा कितने हैं इस NMR स्पेक्ट्रम को देख के। सिर्फ एक क्वार्टेट दे रखा जो कि काफी डाउनफील्ड है।
फिर एक क्वार्टेट दे रखा जो थोड़ा फील्ड है जिसको सी कह रहे हैं, ये वाला खैर डी है आपका, और दो ट्रिपलेट दे रखे ए और बी जो काफी क्लोजली स्पेस्ड है और 1 के आसपास है, मतलब ये कोई CH3 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है एलिफेटिक जो CH आपके होते हैं, चाहे वो मेथाइल के हो मिथाइन के हो, 1 से 2 के बीच में आते हैं, इवन कई बार 0.5 पे भी आते हैं, तो ये तो CH3 हो सकते हैं। खैर देखेंगे क्या है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है कि इनके नंबर कितने हैं, NMR का इंडिकेशन नहीं दे रखा है ये। इसके बाद यहाँ पे कार्बन स्पेक्ट्रम दे रखा है 13C, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे 1H लिखा था, यहाँ 13C लिखा हुआ है। तो इसमें कितनी पीक दिख रही है इसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए एक पीक तो ये दिख रही है बॉस, पीक नंबर 1 इसको कह देता हूँ, ये वाली पीक नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक ये तीसरी यहाँ पे दिख रही है, पीक नंबर 3 ये है पीक नंबर 4 और ये है पीक नंबर 5। तो 5 पीक यहाँ पे कुल दिख रही है। ये सॉल्वेंट है, CdCl3 की पीक है, इसको हमने अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो 5 पीक नजर आ रही है, मतलब 5 कार्बन है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई 5 कार्बन भी इसके पास है। तो आपको सिर्फ 5 कार्बन का आइडिया मिला इन स्पेक्ट्रम को देखते हुए, जितने भी हैं ये आपके। इसके अलावा आपको पता चला कार्बोनिल है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो कैसे स्ट्रक्चर डिड्यूस हो, इसके लिए पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर आप किताब में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए मास स्पेक्ट्रम का ही सहारा लेना पड़ता है। दिस इज द फाइनेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो ये है मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको पता है कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ही बताती है। तो ये जो m/z का वैल्यू यहां पर दे रखा है, राइट, ये आपका 102 है। अब m/z कह ले इसको बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कई बार m/e भी बोल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 102 है, इसी से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे भी इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो आई होप कि आपने मेरा लेक्चर फॉलो किया है जिसमें मैंने रूल ऑफ 13 एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको रूल ऑफ 13 आता है तो आप इस नंबर से जो 102 दिया हुआ है, इससे आप कंपाउंड का बेस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए वीडियो मेरा, जाके सर्च कर लीजिए रूल ऑफ 13 बाई टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिए अगर आप बिगनर है, बिल्कुल नहीं देखा है। तो कैसे करते हैं रूल ऑफ 13 को मैं आपको समझाता हूं। देखिए पाविया में भी ये दे रखा है, उसी कोई जो पाविया वाला मेथड है वही मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जो भी मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इस केस में कितना है 102, इसको रूल ऑफ 13 है तो इसको आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। जब 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स एक न्यूमरेटर आएगा, ठीक है, क्वोशिएंट जो आपका होगा, और रिमाइंडर आएगा जो कुछ बचेगा लास्ट में, क्योंकि 13 से आप करेंगे, कई बार बच सकता है कई बार नहीं भी बच सकता है, और नीचे आ जाएगा 13। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके आपने बेस फॉर्मूला निकाल देना है। तो आप कहेंगे वाह ये कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होगा। आपको दे रखा है 102, राइट, आप इसको डिवाइड कर दीजिए कितने से, 13 से। जब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 छक 78, फिर 13 सत्ते 91 है, 13 7 जा 91, तो ये 7 टाइम्स जा रहा है 91, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो n की वैल्यू हो गई, फिर प्लस लगा दीजिए, मतलब चलिए डिवाइड ही कर देता हूँ आपको, अगर कोई बिगनर सोच देख रहा है बिल्कुल तो उसके शायद समझ में ना आए। तो यहाँ पे 102 कर देते हैं, यहाँ पे 13 कर देते हैं, और इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91, 13 7 जा 91, ओके। फिर ये 2 - 1 1 आ जाएगा नीचे, और फिर यहाँ से 10 - 1 11 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका है ये तो है n की वैल्यू, राइट, 7 जो आ रहा है आपका क्वोशिएंट है बेसिकली, और ये जो 11 है ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 7 को मैंने यहां लिख लिया जैसे ये लिखा था। अब रिमाइंडर मेरा है 11, तो 11 यहां लिख लिया और बट्टे 13 कर लिया। तो ये तो तरीका है इस तरीके से करने का। अब आप कहेंगे कि इससे फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूले के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी एक बात बता देता हूं कि ये जो क्वोशिएंट आता है, ये जो n होता है, ठीक है, ये होता है बेसिकली कार्बन। ये n क्या होता है, ये होता है कार्बन। तो यहां पे n कितना है 7, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है C7, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका रिमाइंडर आया है और ये जो क्वोशिएंट आया है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 + 11 18 हो जाएगा। और ये बेसिकली जो दोनों को मिलाकर आता है ये आपकी होती है हाइड्रोजन्स। तो कितने हाइड्रोजन्स हो गई, 18 हाइड्रोजन्स हो गई, H18। तो ऐसे बेस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये बेस फॉर्मूला है, दिस इज अ बेस फॉर्मूला फॉर दैट 102 मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेस फॉर्मूला निकल गया। बाकी ये 2 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, लेकिन बेस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरा IR स्पेक्ट्रम बता रहा है कि भाई 2 ऑक्सीजन भी तो हैं। तो अब इन ऑक्सीजन्स के लिए करेक्शन करने पड़ेंगे। अब इन ऑक्सीजन्स के लिए करेक्शन क्या होंगे उनको देखिए। तो आगे मैं चलता हूं, देखिए नेक्स्ट पेज में। तो करेक्शन फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरा, कार्बन 7 H18, लेकिन मेरे पास 2 ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, आपको मालूम है ऑक्सीजन एक 16, दूसरा जोड़ दो फिर 16, तो कितना हो गया 32। तो इस फॉर्मूले में मैंने 2 ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसके लिए 32 मैं इसमें ऐड कर रहा हूं ना, 2 ऑक्सीजन डालने का मतलब। तो इसमें से 32 मैंने निकालना भी पड़ेगा। तो 32 कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं 2 कार्बन निकाल दूं और 8 हाइड्रोजन निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 + 8 = 32। तो 32 हो जाएगा। दैट मीन अगर मैंने यहां पे 2 ऑक्सीजन डालनी है इस फॉर्मूले में तो मेरे को 2 कार्बन और 8 हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 2 कार्बन निकाल दूं तो ये C5 बचेगा, 8 हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये H10 बचेगा, और तब मेरी आ जाएगी ऑक्सीजन इसमें। तो ये क्या आ गया, C5H10O2। ये मेरा पॉसिबल फॉर्मूला है उस कंपाउंड का जो दिया हुआ है। क्या है ये, पॉसिबल फॉर्मूला। समझ गए। अब आप कहेंगे अच्छा इतना निकल के आ गया, तो इसके बाद अब पता कैसे चले कि, अब मान लीजिए कि आपको अभी ये नहीं पता है ना, जैसे इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में आप जाओ, हालांकि IR ने क्लियर हिंट कर दी है कि एक डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड को भी तो कंफर्म कर लो कि ये कहीं से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैसे निकाल दें डबल बॉन्ड की कंफर्मेशन कैसे होती है, अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे। अगर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बताता हूं। इसके लिए आप निकालते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, जिसको HDI बोलते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। इसको आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, या इसको आप अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, UI भी इसको बोलते हैं। तो ये इसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं अपने लेक्चर्स में इससे पहले फॉलो करते हुए आया हूं, मैं वही फॉलो कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला है 2N + 2 - M × H / 2। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जहां पे मैं आपको बता दूं N जो हमारा है बेसिकली ये है कार्बन्स। ठीक है, और M जो हमारे हैं वो है हाइड्रोजन्स। खैर उसमें तो लिखा ही है मैंने हाइड्रोजन्स। तो ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसको 2C लिख लेता। अब C लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैं N को तो पहले यहां कार्बन बता चुका हूं ना नीचे, इसलिए मैं उसको C नहीं कर रहा हूं कंफ्यूजन करने के लिए, इसलिए N कर रहा हूं। अदरवाइज 2C + 2 MH कर सकते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आप निकालोगे अगर इसके लिए आपका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, तो आ जाएगा कितना, 2 × 5 कार्बन थे, +2 माइनस हाइड्रोजन कितनी थी टोटल, लास्ट में आप देखें 10 हाइड्रोजन सी तो बच रही इसमें। अब तो यहां पे आप कर देंगे 10 हाइड्रोजन्स और कर देंगे / 2। तो क्या मिलेगा आपको, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 - 10/2, दैट मीन 2/2 = 1। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स आ गया 1। इसका मतलब है या तो एक रिंग होगी आपके फॉर्मूले में या एक होगा डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड वैसे ही कंफर्म हो रहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हालांकि इसको निकालने की यहां जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जब कर रहे हैं तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही करना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक दिक्कत क्या हो सकती है, देखिए कई बार मैंने जो इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना, उसमें हमने इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि सीधे जो फॉर्मूला दिया उससे हमने
हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकाला। यहां अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स निकालेंगे ना इसको हिसाब से इस फॉर्मूले रख के, तो वो नेगेटिव में आएगा। और याद रखिए कि कभी भी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या अनसैचुरेशन इंडेक्स, ये आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो गड़बड़ करने का मतलब क्या है कि पहले देख लीजिए ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करके या हेलोजेंस वगैरह उसमें ऐड तो नहीं करनी है, जैसे यहां पे हमने ऑक्सीजन ऐड करनी थी, ठीक है, तो वो हमने कर दी। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो मैं रैंडम कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं इससे कि कैसे बनेगा। देखिए कार्बोनिल है मेरे पास, राइट, और मेरे पास है ऑक्सीजन, यही तो है। अब मेरे पास टोटल कितने कार्बन है आप देखो पीछे, 5 कार्बन आ रहे हैं ना मेरे निकल कर। अब ये 5 कार्बन में इसमें डालने की कोशिश करता हूं। देखिए एक कार्बन यहां डाल देते हैं, फिर ये डाल देते हैं, फिर ये 3 हो गए, एक यहां डाल देते हैं 4, बाकी हाइड्रोजन से पूरा करते हैं तो ये हो जाएगा CH3, ये भी CH3, ये CH2, ये CH2। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन हो रही है। चेक करो पीछे 10 है, देखो 10 है भी, और 2 ऑक्सीजन है। तो भैया एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, होगा या नहीं होगा बात की बात है, समझ भाई। अब दूसरा आइसोमर अगर एस्टर का ही आप बनाना चाह रहे हो, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि सर आप एस्टर क्यों बना रहे हो, एसिड की सोच लो। तो एस्टर मैं इसलिए बना रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो एस्टर के लिए वैल्यूज होती हैं, यहां से जैसे पीछे की तरफ मैं IR को देखता हूं, पीछे जाते हैं, तो ये जो 1740 है ना, ये रेंज एस्टर के ही कार्बोनिल की है। तो ये 1740 मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एस्टर है। अच्छा अब 1740 पे मैं एस्टर इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मुझे उतनी रेंज मेरे ध्यान में है, या मेरे लिटरेचर में मेरे सामने खुली हुई है, याद नहीं भी है तो मेरे सामने खुली हुई है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एस्टर के लिए कहाँ आती है, एमाइड्स के लिए कहाँ आती है। ऑफ कोर्स एमाइड में कंजुगेशन होता है तो वहां थोड़ी कम चले जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को पता है कि ये एस्टर है, इसलिए मैं इसको एस्टर के लिए यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो एस्टर का फॉर्मूला ऐसे बन सकता है। अब आप कहेंगे एक ये बन गया, तो दूसरा फॉर्मूला भी तो पॉसिबल है दोस्तों। दूसरा क्या पॉसिबल है कि इसको CH3 कर देते हैं, इसको CH2 कर देते हैं, इसको CH2 कर देते हैं, इसको C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, इसको O करते हैं, फिर इसको CH2 CH3 कर देते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है अगर एस्टर ही बनना है इस फॉर्मूले से। किससे? C5H10O2 से। किसी और के ध्यान में कोई आ रहा फॉर्मूला? मेरे को लगता है आना चाहिए आपके ध्यान में। तीसरा फॉर्मूला मान लो, चलो ये लग गया मेरे पास ये लग गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसके अलावा कोई और पॉसिबल फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, बना जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा है। लेकिन फिर भी चलिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं बताता हूं कि आप क्या सोच सकते हो। अगला आप ये सोच सकते हो बहुत से बहुत, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये सोच सकते हो एक फॉर्मूला। या आप चलो अगर आप बहुत ज्यादा सोचना चाहते हो तो एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से ये भी सोच सकते हो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। बल्कि एक आध और भी सोच सकते हो। अच्छा सॉरी, मैं कहीं ये ऑक्सीजन भूल गया यहाँ पे, ठीक है हाँ, और भी सोच सकते हो, लेकिन चलो उतने में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये मेरे सारे के सारे फॉर्मूले कंसिस्टेंट है मेरी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से? यहां पे फिर मुझे अब सारा फोकस करना पड़ेगा किस पे? मेरे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम पे। देखिए वैसे ये कहीं 170 पे दिखा रहा है, ये कार्बोनिल स्ट्रेच है ये एस्टर की, बहुत बढ़िया है। बाकी और कार्बन से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही मुझे, लेकिन ये 170 दिखा रहा है। खैर कोई नहीं, प्रोटॉन हमेशा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो प्रोटॉन को ही देखते हैं। तो प्रोटॉन में 2 क्वार्टरेट है और 2 ट्रिपलेट है। तो चलो पहले क्वार्टरेट ही ढूंढते हैं, पीछे जो जितने फॉर्मूले बनाए हैं क्या उनमें 2 क्वार्टरेट बन रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं, राइट। तो समझो देखो ये वाला जो है, अगर मैं इसके लिए स्प्लिटिंग पैटर्न देखता हूं तो इसके इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर इसके 2 हाइड्रोजन है ना।
अब ये इन दोनों से अगर स्प्लिट होगा तो इसका तो मल्टीप्लेट आ जाएगा, क्वाड्रेट नहीं आएगा, मल्टीप्लेट। क्योंकि मान लो कि पहले ये इससे स्प्लिट हुआ तो ट्रिपलेट आएगा, फिर ये ट्रिपलेट इससे होगा तो क्वाड्रेट आएगा, है तो मल्टीप्लेट हो गया। अब मेरे किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लेट नहीं दिया हुआ है, पीछे अगर आप मैं जाके देखूं तो मल्टीप्लेट नहीं है, क्वाड्रेट मेंशन है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, मान के चलिए। और दूसरी चीज, अगर क्वाड्रेट नहीं भी देखना चाहते हो, चलो ये देख लो भाई, मेरे पे ट्रिपलेट भी तो दे रखे हैं दो, एक ट्रिपलेट ए एक ट्रिपलेट बी। क्या दो ट्रिपलेट मुझे मिल रहे हैं इस फॉर्मूले में? नहीं मिल रहे। देखो इसका तो क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। इसका सिंगलेट क्यों मिलेगा आप समझते ही हैं, क्योंकि इसके नेबर में कोई दूसरा ऐसा कार्बन नहीं जिसके पास हाइड्रोजन जुड़ी है, ठीक है। इसके लिए जरूर ट्रिपलेट मिल सकता है, राइट, और इसके लिए भी ट्रिपलेट मिल सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर में पीछे कहीं पर भी सिंगलेट मेंशन नहीं है, आप देखो कहीं पे भी सिंगलेट नहीं है ना, तो सिंगलेट नहीं है तो दैट मीन इमीडिएटली भैया ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता मेरा फॉर्मूला। और जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम वही फंसेगी लास्ट में आके। देखिए इसके लिए क्वाड्रेट मिल जाएगा, राइट, और इसके लिए आपको ट्रिपलेट मिलेगा, क्योंकि इधर क्या है, दो ही है, n+1 रूल लगाओगे तो 2+1 = 3। तो यहां से अगर इसको देखते हो तो इसका क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट मिल जाएगा, क्योंकि दो इधर है। लेकिन इसका तो आपको फिर देखिए मल्टीप्लेट मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए ट्रिपलेट मिल रहा, और इसके लिए भी ट्रिपलेट मिल रहा, इसके लिए मल्टीप्लेट मिल रहा। और अगर यहां पे देखते हो तो इसके लिए क्वाड्रेट जरूर मिल रहा, लेकिन क्वाड्रेट एक ही है। अब मेरे क्वेश्चन में यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास तो दो क्वाड्रेट है, तो इस हिसाब से भैया ये वाला भी डिस्कार्ड किया जा सकता है, इसको भी हम हटा ही देते हैं। अब जब ये दो हट ही गए हैं तो फालतू में इनका बवाल लेके करना क्या है, मैं इनको हटा ही दे रहा हूं, ठीक है। चलो, मतलब ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पाविया में इस तरीके से नहीं दे रखा है, जो सॉल्यूशन है वो उन्होंने अपने तरीके से दे रखा है, लेकिन हम उस अप्रोच को लेके चलेंगे जिससे ज्यादा कंसेप्ट आपके समझ में आए। चलो इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। अब देखो इधर इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा ट्रिपलेट। क्यों आएगा ट्रिपलेट, क्योंकि इसके नेबर में दो हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो 2+1 = 3, ठीक है, तो ट्रिपलेट आ गया। अब अगर आप इन हाइड्रोजन को निकालते हो तो इसके नेबर में कितनी है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 3+1 = 4। 4 का मतलब क्या होता है भैया, क्वाड्रेट। तो ये क्वाड्रेट, ये ट्रिपलेट, तो एक ट्रिपलेट एक क्वाड्रेट मिल रहा। ठीक ऐसे ही ये दो आप देखिए यहां पर, ये किसके नेबर में, इसके नेबर में, तो इन प्रोटॉन्स का स्प्लिटिंग अगर आप निकालोगे तो इसके बगल में तो दो हैं, तो 2+1 = 3, तो दैट मीन इसका ट्रिपलेट आ जाएगा। और अगर आप इनका स्प्लिटिंग निकालोगे ये वाले हाइड्रोजन का, तो इसके नेबर में कितनी है, इधर 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3+1 = 4, तो क्वाड्रेट। तो क्वाड्रेट भी मिल रहा है, ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट और साथ ही साथ दो क्वाड्रेट मिल रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा ज्यादा प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें देखिए क्या आ जाएगा, इसका सेप्टेट आ जाएगा, 3 3 6, अगर मान लो दोनों इक्विवेलेंट भी है अगर, तब भी इसका क्वाड्रेट आता है, लेकिन दूसरा क्वाड्रेट नहीं मिलेगा और इसका तो सिंगलेट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। अब जब ये पॉसिबल नहीं तो उसी ग्राउंड पे ये भी पॉसिबल नहीं, तो मेरा सिर्फ स्ट्रक्चर ये वाला पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है उसको मैं दोबारा और अच्छे से यहां पे आपके लिए बनाए देता हूं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, ठीक है, फटाफट लगा देते हैं भाई। इसके लिए बन जाएगा ट्रिपलेट, वेरी नाइस। इसके लिए आ जाएगा क्वाड्रेट, वेरी नाइस। इसके लिए फिर आ जाएगा क्वाड्रेट, वेरी नाइस। इसके लिए आ जाएगा ट्रिपलेट, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज देख लेते हैं। अच्छा, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आ रही है, यहां पे देखिए ना कि ये जो दो क्वाड्रेट दिए हैं इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो सेम आ रहा है, मतलब इनका इंटीग्रेशन बराबर है, तो आप इनको 2:2 मान लीजिए, ऐसा पाविया में भी लिखा हुआ है, ठीक है।
इसको भी मान लीजिए 2, इसको भी 2, 2:2। अब ये जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट थोड़े बड़े हैं, इनका इंटीग्रेशन ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ, भाई इंटीग्रेशन क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस क्वाड्रेट में 2 प्रोटॉन का क्वाड्रेट है, ये भी 2 प्रोटॉन का क्वाड्रेट है। लेकिन ये जो 2 ट्रिपलेट आ रहे हैं, ये 3 प्रोटॉन के ट्रिपलेट हैं। और आप देखें दोनों ही एक से हैं, जैसे इनकी हाइट बराबर है, इंटीग्रेशन बराबर है, इनका भी तो बराबर है। तो ये बेसिकली रेशियो जो दिख रहा 2:2:3:3 दिख रहा। और 2 का मतलब क्या हो गया, CH2, फिर ये भी CH2, 3 का मतलब CH3 और ये भी CH3। तो यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक हो गया। अब बात आती है केमिकल शिफ्ट की। तो लेट्स चेक द केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट आप देखें, ये वाला जो प्रोटॉन D है, आपने इस फॉर्मूले में D आइडेंटिफाई करना है। मैंने ABCD नहीं डाला अभी, हाँ, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे ज्यादा डाउनफील्ड क्वाड्रेट है ये वाला, जो कि 4.1 के आसपास है। सबसे ज्यादा डाउनफील्ड 4.1। आपने बताना है कि भाई ये भी क्वाड्रेट है, ये भी क्वाड्रेट है, अब 4.1 इनमें से कौन सा होगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डाउनफील्ड शिफ्ट कॉज करती है। डाउनफील्ड शिफ्ट का मतलब हायर ppm वैल्यू। ये वाले जो CH2 है, ये डायरेक्टली अटैच जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है यहां पर। तो ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगी, मतलब ये ज्यादा डीशील्डेड है। हालांकि ये कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नहीं है जितना ऑक्सीजन है। तो ये अगर खींचेगा तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां नहीं करेगा। तो मतलब इसमें डाउनफील्ड शिफ्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी, बट इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी इसमें होगी। तो जो 4.1 की केमिकल शिफ्ट है वो बेसिकली इसकी है, और ये है टाइप D प्रोटॉन, जैसा कि इसने यहां बताया है। अब टाइप C में फिर क्वाड्रेट है। देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसका है। अब ये टाइप C का क्वाड्रेट आपने देखना है। तो दूसरा क्वाड्रेट बॉस एक ही है, तो इसको आप C बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चाहो तो इसका केमिकल शिफ्ट भी आप यहां पे देख सकते हो, जो कि 2.3 के आसपास कहीं लग रहा है। इसका केमिकल शिफ्ट है 2.3। चलो ppm भी लिख देते हैं। आप कहेंगे आप यूनिट नहीं लिख रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन। गॉट इट। ये तो कहीं 170-80 के आसपास दिख रहा कार्बन। चलो पहले कार्बन क्या, पहले इन्हीं को देखते हैं। अब ये भी है, ये देखिए ये है। अब इनकी भी केमिकल शिफ्ट देखनी है। इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बहुत नजदीक है। एक 1.2 है, एक 1.3 है। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये वाला होगा, तो ये 1.3 ppm हो सकता है, और ये वाला जो है 1.2 ppm हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप कार्बन देखते हो, कार्बन देखो तो ये करीब करीब 175-78 के आसपास दिख रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ मेरे को नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं 175-78 के आसपास ये नजर आ रहा है। तो अगर 175-78 के आसपास ये नजर आ रहा है, दैट मीन ये कार्बोनिल आपका है। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे 175 ppm लिख देता हूं। तो बस इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो ये आपका एक एल्डिहाइड एस्टर निकल के आ रहा है। और अगर आप देखेंगे इस एस्टर को, तो ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका है। तो इस तरीके से कंबाइंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। पहली प्रॉब्लम पाविया की है, जो उसमें भी सॉल्व है। अगर ये समझ में आती है मेरे लेक्चर की तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो किताब से पढ़ के देख लीजिए, जो ज़्यादा समझ में आ रहा है उसको देखिए। तो अगली क्लास में मैं आपसे अगली ही प्रॉब्लम की बात करूंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।